डॉक्टर अब्दुल वहाब ये आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो डॉक्टर अब्दुल वहाब, कैसे हैं आप? आदाब आप सबको। जी, आदाब। जी, जी, आदाब डॉक्टर साहब। जी, मेरा सवाल आपसे है सब्सटेंशियल सर बल्कि सबसे है। अब नेसेसरीली आपसे है क्योंकि आपने इस सवाल का जवाब पहले भी दिया था, लेकिन मैं थोड़ी फर्दर एक्सप्लेनेशन आपसे चाहूँगा। मुझे कॉम्प्लेक्सिटी बहुत फ़ैसिनेट करती है और वो मुझे एक एविडेंस लगता है टुवर्ड गॉड। बट आप कहते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी इन सेल्फ जो है वो इट्स अगेंस्ट द क्रिएटर एविडेंस है। प्लीज़ इसको थोड़ा-सा अगर आप एक्सप्लेन कर दें दोबारा। और अगर ये इतनी कॉम्प्लेक्सिटी गॉड के थ्रू नहीं आई तो हाउ यू टेक दिस और हाउ डज़ इट फ़ैसिनेट यू? जी, जी, जी। फिलहाल तो आपका क्वेश्चन मुझे फ़ैसिनेट कर रहा है। तो बात ये है कि आपको याद होगा कि जो मेरा बेसिक आर्ग्यूमेंट था कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, वो बड़ा सिंपल है और वो वो कॉम्प्लेक्स नहीं है। द आर्ग्यूमेंट इज़ नॉट कॉम्प्लेक्स। आर्ग्यूमेंट इज़ वेरी सिंपल। मैंने मिसाल ये दी थी कि आप देखते हैं कि डीएनए जब रेप्लिकेट करता है तो उसके अंदर रेप्लिकेशन एरर्स आते हैं। इसका हतमी एविडेंस आपके पास मौजूद है। ये कोई हम हिस्टोरिकल बात नहीं कर रहे कि आज की तारीख में सेल डिवीजन जब होती है तो आपको पता है कि आप लैब में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो ना सिर्फ ये कि रेप्लिकेशन एरर होते हैं बल्कि उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स मशीनरी है डीएनए पॉलीमरेज। एक रिपेयर एंजाइम है। आपके पास मटवाई है, आपके पास और कई रिपेयर एंजाइम्स हैं। उन रिपेयर एंजाइम्स की एक कॉम्प्लेक्स मशीनरी है जो हरकत में आती है, जो कि प्रूफ रीडिंग करती है, जो कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर है, एक कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिनन है कि वो बिट बाय बिट, बेस पेयर बाय बेस पेयर जाके चेक हो रहा है कि वो सही रेप्लिकेशन हुई या नहीं हुई, और फिर दोबारा से अटेम्प्ट की जाती है मल्टीपल ट्राइज में कि वो दोबारा से सही तरीके से रेप्लिकेट हो जाए। तो वो जो डीएनए की हाई फिडेलिटी रेप्लिकेशन है, आपको पता है कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन जो जो एरर रेट है वो बहुत ही कम है, यानी 1 इन 10 टू द पावर 8 एरर उसमें होता है। यानी ऑलमोस्ट आप समझें कि 1 इन 10 टू द पावर बिलियन में 10 टू द पावर 9 होता है, तो 1 इन 10 टू पावर 8 आपका एरर रेट है, जो कि बहुत ही कम है। मगर असल में ये जो रेट है ये 1 इन 10,000 है। ये जो हाई एक्यूरेसी अचीव हो रही है ये मल्टीपल ट्राइज से हो रही है जब आपके साथ पास रिपेयर एंजाइम आ जाते हैं। तो मैंने आपके सामने ये एग्जांपल एज ए कॉन्शियसनेस रेजर के तौर पर पेश की हुई है गालिब की स्ट्रीम पर, कि देखें कि ये जो आपको फर्दर लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है, ये चाहिए ही तब है कि जब पिछली लेयर नामुकम्मल थी, जब पिछली लेयर फेल कर रही थी, जब पिछली लेयर में वो इंटेलिजेंस नहीं थी, तो आपको ये सेकंड लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी तब चाहिए है, मोर कॉम्प्लेक्सिटी व्हेन द प्रीवियस लेयर वाज नॉट दैट इंटेलिजेंट। जब वो काम सही तरीके से नहीं कर पाई तो आपको ये कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए। लिहाजा आप कॉम्प्लेक्सिटी को देखकर हमेशा नहीं ये कह सकते, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ना कहें, everyone is welcome to interpret complexity the way they want to interpret it, मगर पॉइंट सिर्फ ये है कि ये कोई हतमी बात नहीं है कि कॉम्प्लेक्सिटी आपकी इंटेलिजेंस का मार्कर है, क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम्स में आपको नजर आ रहा है कि कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली इस चीज का मार्कर है कि पिछली लेयर अनइंटेलिजेंट थी, इसीलिए इतनी कॉम्प्लेक्सिटी की जरूरत पेश आई। और ऐसा क्यों ना हो, अब इस बात को समझें कि आपकी न्यूक्लियोटाइड लेवल के ऊपर भी जो एरर्स हैं उनकी नेचर को भी समझने की जरूरत है। उनकी एरर्स यानी कि असल कहानी तो डिटेल्स में है। वो तमाम एरर्स भी इक्वली लाइकली नहीं है, एक जैसे प्रोबेबिलिटी नहीं है तमाम एरर्स की। हम अक्सर आपको बताते हैं कि आपकी जो दो यानी जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं उनकी दो टाइप्स हैं, एक आपकी पिरिमिडीन है और एक प्योरीन है।
और एक आपकी उसमें एक रिंग होता है और एक में 2 रिंग होते हैं। जब आप देखते हैं कि एरर प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, तो आप देखते हैं कि जो आपको नज़र आता है एरर, वो एक रिंग से एक रिंग में जब क्या कहते हैं एरर एरर ज़्यादा है और 2 रिंग से 2 रिंग की म्यूटेशन में भी एरर ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि रिपेयर एंजाइम के लिए ज़्यादा लाइकली है कन्फ्यूज़ हो जाना कि एक न्यूक्लियोटाइड एक रिंग का था, दूसरा भी एक रिंग का था, तो ये एरर ज़्यादा स्लिप थ्रू कर सकता है बाय द थ्रू दैट चेक। लेकिन एक रिंग जब 2 रिंग वाले से रिप्लेस होता है, तो वो पकड़ा जाता है। ठीक है? तो यहाँ पर भी आपको नज़र आता है कि जी, ये एरर्स हो भी इस वजह से रहे हैं क्योंकि वो परफेक्टली नहीं डिटेक्ट कर पा रहे रिपेयर एंजाइम्स। इन एनी केस मेरा पॉइंट ये था कि कॉम्प्लेक्सिटी आपको एडिशनल लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है और ओके आई एम विलिंग टू बी फैसिनेटेड बाय दिस सेकंड लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी और मैं फैसिनेट इसीलिए हो रहा हूं कि ये भी स्टेप बाय स्टेप थ्रू अल्टीमेटली अनइंटेलिजेंट प्रोसेसेस इवॉल्व की है। फैसिनेटिंग तभी है जब आपकी इंटेलिजेंस अनइंटेलिजेंट बेसिक स्टेप्स से इवॉल्व करती है। दैट इज द पॉइंट दैट फैसिनेट दैट शुड फैसिनेट यू पी दैट्स यस दिस इज पॉसिबल कि आप इमरजेंट प्रॉपर्टीज आपके अंदर आ सकती हैं जो कि इंडिविजुअल बिल्डिंग ब्लॉक्स में नहीं है। तो द फिनोमिनन ऑफ इमर्जेंस इज फैसिनेटिंग। ठीक है, तो जाहिर बात है फैसिनेट हो, मगर इस बात से फैसिनेट हो कि जो कि अमेजिंग बात है कि इमर्जेंस आपकी आ सकती है ऑफ दोज प्रॉपर्टीज जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स में नहीं है। इन एनी केस एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी इस एग्जांपल में तो मैंने आपको बताया कि वो मार्कर ऑफ अनइंटेलिजेंट फिनोमिनन एट द प्रीवियस लेयर का वो मार्कर रादर देन इंटेलिजेंट डिजाइनर। And for how far it had to go to become a second layer. जी 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 यानी आप यही देख लें कि अगर किसी को सीधा तरीका आता हो काम करने का, सही तो बात आप ये कहते हैं कि यार ये इतना गंद क्यों मचाया है। मतलब मैं Exactly. कोलोकियली बात कर रहे हैं कि हम कहते हैं यार ये इतना गंद क्यों मचाया, ये काम तो ऐसे हो सकता था। Exactly. इंटेलिजेंस अगर कोई इसके पीछे बीइंग होता तो मतलब इट शुड नॉट बी दैट कॉम्प्लेक्स। मतलब कि वो जी बिल्कुल जी सही जी किसी ने कहा है कि मतलब कि कॉम्प्लेक्सिटी जो इट्स ऐसी है, मतलब इट नीड एक्सप्लेनेशन और इट हैड टू बी वेरी बिग एक्सप्लेनेशन, और सही जो हमारे पास है नहीं है। सही बात है। और फिर मेरा जो मैंने कहा फैसिनेट आपको करता है, तो फिर देखें अब ये इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें, फिर इसके इतने मीनिंग्स, इतनी पोएट्री एंड एवरीथिंग, तो ये फिर मतलब वेयर दिस कम फ्रॉम बेसिकली, मतलब फिर इस वी वांट टू रिलेट समथिंग विद दिस ऑल दिस, अगर कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी इट्स वेरी फैसिनेटिंग, इजंट इट? ये उस वक्त की बातें हैं जब हमें इन चीज़ों के बारे में हमारे पास एक्सप्लेनेशन नहीं थी। ये भी है बिल्कुल। ठीक है ना। अब ये चीज़ें जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल आउट ऑफ, मतलब कि क्या कहते हैं उसको, फैशन होती चली जाएंगी स्लोली। हाँ जी, पहले दिल कहता था। अब कहता है यार मेरा दिमाग कह रहा है, मैंने ये सोचा है। ठीक है ना, इट्स अ बिग डिफरेंस। पहले तो दिल करता था लेकिन अब दिमाग करता है। सो ये स्लोली है अपना, एवोल्यूशन का ये एक हिस्सा है मेरे ख्याल में, एक तरीका है। और हमें ये टॉक ऑफ द टाउन होगा एक वक्त में कि ये वाकई में ये चीज़ें जो हैं ये गलत एक्सप्लेन की गई हैं। और जब हमारे पास एक्सप्लेनेशन नहीं थी तो उसके लिए हमने जो चीज़ें घड़ी हैं, जो चीज़ जिस तरह नज़र आती थी, दिखती थी, हमने उसको उसी तरह एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। जी, जैसे हमारी इंस्टिंक्ट है एम्पैथी की, उसी तरह हमारी इंस्टिंक्ट है टू फाइंड अ कॉज। और जब हमें मैकेनिज्म नहीं पता होता तो ये आंसर हम ले लेते हैं कि क्रिएटर ने किया है, हालांकि दैट इज नॉट रियली एन आंसर एट ऑल, क्योंकि आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे कि क्रिएटर क्या चीज है। आप उसको हर किस्म की अल्टीमेट प्रॉपर्टीज दे रहे हैं कि वो परफेक्ट है, ये है, वो है। इट्स ऑल साउंड्स मेड अप टू मी, यू नो। दूसरी बात ये है कि डॉक्टर साहब, आपको मैं थोड़ी मिस्ट्री और फैसिनेशन के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा एक और पर्सपेक्टिव आपके सामने रखता हूँ। वो ये है कि हम अक्सर
शेयर करते हैं ह्यूमैनिटी अक्सर के मिस्ट्रीज को अनरेवल करना, मिस्ट्रीज को समझना, यूनिवर्स की मिस्ट्रीज फ्रॉम द वेरी स्मॉल स्केल टू द वेरी लार्ज स्केल, मिस्ट्रीज को अनरेवल करने में हम बहुत ज्यादा उससे फैसिनेट होते हैं कि जैसे हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कोई हिडन चीजें हैं उनको अनअर्थ कर रहे हैं। ऑब्वियसली इसकी एवोल्यूशनरी रीजन है, ये तो हम इसमें तो कोई यानी कि सरप्राइजिंग बात नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि ट्रू मिस्ट्री क्या होती है। मिस्ट्री अगर आपसे कोई मैं एडवांस लेवल की बात कर रहा हूं कि अगर आपके सामने आप फर्ज करें रिसर्च कर रहे हैं या को पीएचडी रिसर्च कर रहे हैं, वहां पर आपके सामने कोई रिसर्च प्रॉब्लम रखी गई है और वो ये है कि नहीं इसका एक सोल्यूशन जो है वो यानी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं उस रिसर्च प्रॉब्लम के, तो फिर आपके लिए वो उतनी एक्साइटिंग तो नहीं रहेगी, जाहिर बात है। वो तभी होगी जब क्या कहते हैं उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और मिस्ट्री कब तक मिस्ट्री होती है? मिस्ट्री इज अ मिस्ट्री व्हेन नोबडी नोज द सॉल्यूशन टू इट, नॉट इवन अ गॉड। आप गॉड को ले आए अगर बीच में, अगर उस कॉन्सेप्ट को ले आए, फिर असल मसला ये है कि ये जो आपने ह्यूमन कंडीशन में मिस्ट्रीज को सॉल्व करने को एक्साइटिंग समझना, इसकी बेसिस खत्म हो जाती है। व्हेन इट्स जस्ट लाइक ऑन अ बर्थडे पार्टी, किसी ने दरख्त के नीचे एक ट्रेजर छुपा दिया है, आपने उस फाइंड द ट्रेजर को करना है। हाँ, बच्चों को नहीं पता, किसी को पता है, और बच्चे बस देन इट्स जस्ट अ गेम। जेन्युइनली अगर आप मिस्ट्री को क्या कहते हैं समझते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो बेसिकली अगर किसी को सोल्यूशन पता है तो फिर तो आपका काम बेकार है ना। वैसे मैं आप कह रहा हूँ वो तो बेकार है कि हाँ somebody knows the solution, गॉड को पता है, चाहे तो बता दे, किसी को बता दे, तो इट इज नॉट एक्साइटिंग एट ऑल, नॉट फैसिनेटिंग एट ऑल। एक्साइटमेंट तभी है व्हेन nobody knows the solution, not even a god। मिस्ट्री तभी है। तो आपको लाइफ में पर्पस तभी मिल सकता है अगर आप कहते हैं कि जी मिस्ट्रीज को समझना, मिस्ट्रीज को सॉल्व करना एक पर्पस है, दैट गिव्स मी मीनिंग। मीनिंग कैन एग्जिस्ट प्रिसाइजली इन द एब्सेंस ऑफ गॉड। विद द प्रेजेंस ऑफ गॉड द मीनिंग का कॉन्सेप्ट ही मीनिंगलेस हो जाता है। Absolutely, absolutely well said. I really like that your point. और डॉक्टर साहब और कुछ आप पूछेंगे? नहीं जी, थैंक यू सो मच, थैंक Thank यू। you so much. Bye bye. थैंक यू।